welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is section 28 and 28A of the Hindu Marriage Act 1955, which talks about appeals from decrees and orders and enforcement of decrees and orders. Section 28 is quite, guys, short. So guys, as always, if you're new to my channel and if you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section below. So guys, let's get started with section 28. सेक्शन 28 बेसिकली बोलता है कि कोई भी डिक्री या कोई भी ऑर्डर है जो कोर्ट ने पास किया है इन एनी मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग, इट शैल बी अपीलेबल. सेक्शन 28 के 4 सबसेक्शंस हैं. सबसेक्शन 1 एंड 2 टॉक्स अबाउट डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ओनली. कोर्ट की कोई भी ऐसी डिक्री है या कोई भी ऐसा ऑर्डर है इन एनी मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, इट शैल बी अपीलेबल. यानी कि ऑल द डिक्रीज एंड ऑल द ऑर्डर्स मेड बाय द कोर्ट इन एनी मैट्रिमोनियल कॉज, इन एनी मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट शैल बी अपीलेबल. वो अपीलेबल होंगे. एंड गाइज, ये अपील कहाँ की जाएगी उसकी भी बात करिए. ये अपील वहाँ की जाएगी जहाँ पे ऑर्डिनरली अपील्स लाई करती है फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट. एंड एवरी सच अपील shall lie to a court in which appeals ordinarily lie from the decisions of the court. तो जिस भी कोर्ट में आपकी मेन पिटिशन फाइल हुई थी, उस कोर्ट की पिटिशन को, उस कोर्ट की डिक्री को या ऑर्डर को आप अपील करना चाहते हो, तो ये आप अपील कहाँ करोगे? जहाँ पे ऑर्डिनरली अपील्स की जाती है फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ दैट कोर्ट. उस कोर्ट के डिसीजन से अगर किसी ने भी अपील करनी हो तो जहाँ पे ऑर्डिनरली की जाती है वहीं पे आप इसको अपील करोगे. सो इट शैल लाई टू अ कोर्ट टू विच कोर्ट अपील्स ऑर्डिनरली लाई फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट. यानी कि जिस कोर्ट के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन होगी, उस अपील को एंटरटेन करने की आप वहाँ पे उसको फाइल करोगे. सो ऑब्वियसली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कि कहाँ पे आपने मेन पिटिशन फाइल करी है, उसकी वहाँ पे किस कोर्ट की ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है अपील्स को एंटरटेन करने की. सो ये इतना ही पॉइंट है जो सेक्शन 28 सबसेक्शन 1 एंड 2 में लिखा गया है. सेक्शन 28 सबसेक्शन 1 टॉक्स अबाउट डिक्री एंड सेक्शन 28 सबसेक्शन 2 टॉक्स अबाउट ऑर्डर्स. लेकिन गाइज, ये जो ऑर्डर्स का पॉइंट है ना, कि अगर कोर्ट का ऑर्डर आता है तो लिखा है कि ऑल द ऑर्डर्स मेड बाय द कोर्ट अंडर एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, particularly under section 25 and 26 of the Hindu Marriage Act. ऑर्डर्स में सेक्शन 25 and 26 को फोकस किया गया, उस पर एम्फेसिस है, क्योंकि गाइज सेक्शन 25 टॉक्स अबाउट परमानेंट मेंटेनेंस, 26 टॉक्स अबाउट कस्टडी मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन. अब मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन में मैंने आपको बताया था कि कोर्ट के पास पावर्स हैं टू पास बोथ दी ऑर्डर्स, इंटरिम एंड परमानेंट. तो गाइज, यहाँ पे ऑर्डर्स में सेक्शन 28 सबसेक्शन 2 बोलता है कि कोर्ट के पास आप अपील उन्हीं ऑर्डर्स को कर सकते हो जो परमानेंट मेंटेनेंस के थे. यहाँ पे हम इंटरिम ऑर्डर्स को नहीं इंक्लूड करते, इसीलिए सेक्शन 24 भी नहीं लिखा गया, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट इंटरिम मेंटेनेंस. सो सेक्शन 25 एंड 26 which talks about permanent maintenance, जो permanent maintenance की बात करता है, उन्हीं ऑर्डर्स को आप अपील कर सकते हो और अपील वहीं पर कर सकते हो जहाँ पे अपील्स ऑर्डिनरली लाई करती है फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट. मतलब जिस भी कोर्ट के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है टू एंटरटेन अपील्स. लेकिन गाइज, यहाँ पे अब अपने पास सेक्शन 28 सबसेक्शन 3 आता है. सबसेक्शन 1 एंड 2 दोनों सबसेक्शंस में आपको सबसेक्शन 3 की एक रेफरेंस मिलेगी. तो यहाँ पे सबसेक्शन 3 इज एन एक्सेप्शन टू सबसेक्शन 1 एंड 2. सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि अगर कोई भी ऐसी सेक्शन 28 सबसेक्शन 3 बेसिकली ये बोलते हैं कि नो अपील शैल लाई अंडर दिस एक्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट्स ओनली. अगर गाइज आपने कोई भी जजमेंट रीड करी है कोर्ट्स की, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जजमेंट खत्म हो जाने के बाद कॉस्ट्स मेंशन की होती है. कॉस्ट्स में क्या होता है? सारी कॉस्ट्स होती हैं, जितने भी लिटिगेशन एक्सपेंसेस आए, काउंसल्स को हायर करा, लीगल एडवाइस आपने सीख करा, ट्रैवलिंग कॉस्ट आई, बहुत सारी कॉस्ट्स होती हैं एंड एक्सपेंसेस होते हैं ऑफ द प्रोसीडिंग्स. वो जो कॉस्ट्स कोर्ट ने कैलकुलेट करके लिखी हैं, वो कॉस्ट्स अपीलेबल नहीं होती हैं. कोर्ट की किसी भी डिक्री को, किसी भी ऑर्डर को happens to be an परमानेंट मेंटेनेंस होनी चाहिए, परमानेंट मेंटेनेंस के ऑर्डर्स होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. लेकिन कोई भी डिक्री, किसी भी ऑर्डर को आप अपील कर सकते हो कोर्ट्स में. लेकिन गाइज, अगर आप अपील करना चाहते हो कॉस्ट्स को, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट्स, तो वो आप नहीं कर सकते हो. सो ये सेक्शन 28 सबसेक्शन 3 एक काइंड की एक्सेप्शन है टू सबसेक्शन 1 एंड 2. आई होप आपको ये समझ आ चुका है. उसके बाद गाइज, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 28 सबसेक्शन 4 में क्लियरली इतना लिखा है कि जितनी भी अपील्स आप करना चाहते हो किसी भी कोर्ट के ऑर्डर की या किसी भी कोर्ट की डिक्री की, उसकी प्रेफरेंस है कि आपको विद इन 90 डेज फ्रॉम द डिक्री एंड द ऑर्डर आपको करनी है. प्रेफरेंस है प्रेफरेबली 90 डेज के विद इन, जिस दिन ऑर्डर आया है, जिस दिन कोर्ट की डिक्री आती है, फ्रॉम द डेट ऑफ दैट ऑर्डर और डिक्री ऑफ द कोर्ट, आपको विद इन 90 डेज आपको एंडेवर करना है कि आपको उसको अपील करना है, अगर आप उसको अपील करना
चाहते हो। सो दिस इज ऑब्वियसली टू सिक्योर स्पीडी जस्टिस गाइस, इसका और कोई मतलब नहीं होता, चीज़ें ड्रैग ज़्यादा ना करें, इसीलिए ये प्रोविजंस ऐड किए जाते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ लिमिटेशन, टाइम पीरियड दिया हुआ है। उसके बाद गाइज सेक्शन 28A टॉक्स अबाउट एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। अब गाइज बहुत बार ऐसा होगा कि कोर्ट डिक्री या ऑर्डर पास कर देगा एज द केस में भी, लेकिन लोग उसको एनफोर्स नहीं करते हैं। इसीलिए सेक्शन 28A में लिखा है कि अगर कोई भी कोर्ट का ऑर्डर है या कोई भी कोर्ट की डिक्री है इन एनी मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग इट शैल बी इन्फोर्सेबल, उसको आपको इन्फोर्स करवाना है। जो यूजुअल एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स दे रखी हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसी के अकॉर्डिंग हम इनको एनफोर्स करवाएंगे। अब गाइज यहाँ पे एक पॉइंट आपको मैं रिकॉल करवा देती हूँ, अगर आपको याद हो हमने किया था सेक्शन 25 में सिक्योर्ड ऑर्डर्स, अगर आपको याद हो परमानेंट एल्यूमिनियम मेंटेनेंस में भी टॉक्ड अबाउट सिक्योर्ड ऑर्डर्स। कोर्ट के ऑर्डर्स सिक्योर्ड ऑर्डर्स क्यों होते हैं? क्योंकि गाइज सिक्योर्ड ऑर्डर्स का मतलब है कि कोर्ट उन अपने ऑर्डर्स को या अपनी डिक्रीज को, वैसे तो ऑर्डर्स होते हैं, उनको सिक्योर करवाता है। सिक्योर मतलब उनकी एनफोर्समेंट ईजी हो जाए, लोग उसको ओबे करें, लोग उसको एनफोर्स करें और कोर्ट के ऑर्डर्स को ओबे करें, इसीलिए सिक्योर्ड ऑर्डर्स पास किए जाते हैं बाय अटैचिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द अदर पर्सन। अब वहाँ पे कहते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, परमानेंट एल्यूमिनियम मेंटेनेंस, या वाइफ हस्बैंड को नहीं करेगी एज द केस में भी, यानी कि इन द नटशेल अगर आप कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानोगे तो कोर्ट क्या करेगा? अगर इट मीन्स आपने डिफॉल्ट किया, और डिफॉल्ट करते सार कोर्ट क्या करेगा? इट विल रिसोर्ट टू योर सिक्योर्ड प्रॉपर्टी, जो आपकी प्रॉपर्टी को सिक्योर करा था उसको हम यूज करेंगे, उसको बेच के वहां से पैसा क्लेम कर लेंगे। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एनफोर्समेंट के ही तरीके होते हैं कि किस तरीके से हम अपने ऑर्डर्स को या अपनी डिक्रीज को एनफोर्स करवा सकते हैं। A kind of deterrence is created in the minds of the parties कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे our property will be resorted to. I hope guys आपको ये समझ आ चुका है कि प्रॉपर्टी अटैच कर ले। So this is how enforcement takes place. So guys, अगर आपको कोई भी डाउट है सेक्शन 28 से रिलेटेड, प्लीज फील फ्री टू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। आई विल बी ट्राइंग टू रिप्लाई टू ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye bye.